एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं और क्योंकि हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्ट्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे काफ़ी सारे ऐसे एक्ट्स आए थे जो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, लाइक रेगुलेटिंग एक्ट, देन पिट्स इंडिया एक्ट और जो बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स थे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन इन इंडिया इंट्रोड्यूस क्लियरली डिफाइन। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में किस चीज़ को क्लियरली डिफाइन किया गया था? द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द जुडिशरी एंड द लेजिस्लेचर, द जुरिडिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, द पावर्स ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड द वायसराय, एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, द जुरिडिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919, उसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स को हमने डिवाइड कर दिया था बिटवीन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, एंड फर्दर प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को फिर हमने और क्लासीफाई किया था और उसको किस में बांट दिया था? रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। जस्ट अ मिनट, हमने किस में डिवाइड कर दिया? रिजर्व्ड एंड ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स। अब रिजर्व और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट को एडमिनिस्टर कैसे किया जाएगा? तो जो भी आपके रिजर्व सब्जेक्ट होते थे उनको एडमिनिस्टर करने के लिए हमारे पास जो गवर्नर थे, गवर्नर को हेल्प करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी। इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो भी मेंबर्स थे जो गवर्नर को एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर रहे थे, वो किसी भी तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, जबकि जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट थे उसमें गवर्नर्स को हेल्प करने के लिए जो मिनिस्टर्स थे वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था। डायरकी यानी डबल रूल, राइट। डायरकी का अगर आप वर्ड का मीनिंग देखो तो उसका मतलब होता है डबल रूल। और इसी एक्ट के अंदर फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर बाई कैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया था और डायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। अब बाई कैमरलिज्म का क्या मतलब हो गया? बाई कैमरल लेजिस्लेचर के अंदर दो बॉडी होती है, यानी कि एक होगा आपका अपर हाउस जिसे उस टाइम काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था, एंड दूसरा था हमारा लोअर हाउस जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, राइट। अब ये जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ना, इसमें टोटल 6 मेंबर होते थे, जिसमें से 3 मेंबर्स का इंडियन होना कंपलसरी बना दिया गया था इस एक्ट के थ्रू। तो आई होप ये एक्ट आपको क्लियर होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 विच रिलैक्स द कंट्रोल over the provinces, which relax the central control over the provinces by demarcating and separating the central and provincial subject. So now our second question is, which one of the following act of the British India strengthened the viceroy's authority over his executive council by substituting portfolio or departmental system for corporate functioning? तो नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से कौन सा एक्ट है जिसने वायसराय की अथॉरिटी को स्ट्रेंथन किया था ओवर हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल? तो आपको ये बताना है, राइट। नीचे ऑप्शंस के हैं हमारे पास: इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 एंड इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। अब क्यों कहा जा रहा है ऐसा? क्योंकि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में जो वायसराय थी उसको ये पावर दी गई थी कि जो उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके अंदर वो कुछ इंडियंस को एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की तरह अपॉइंट नॉमिनेट कर सकते हैं। और सेकेंड थिंग, यहाँ पे वायसराय को ऑर्डिनेंस मेकिंग की पावर दी गई थी विदाउट द कंकरेंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, राइट। यानी कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो जस्ट एज एन एडवाइजरी बॉडी की तरह काम कर रही थी। तो इसलिए ये बोला जा रहा है कि 1861 का जो एक्ट था उसने वायसराय की पावर को स्ट्रेंथन किया था ओवर हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, राइट। सो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो क्या थी? उसका लिमिटेड रोल था। It was chiefly advisory. No discussion on finance was permitted, even though Indians were nominated, right? यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? Nominated. So please keep this in mind. Nominated, not elected. There was no statutory provision for inclusion of Indians in it. It allowed for the decentralization of administration. पहले क्या किया गया था? 1773 के एक्ट के अंदर, रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर, जो आपकी बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज थी, जो वहाँ के गवर्नर्स थे, उनको सब ऑर्डिनेट कर दिया गया था। जो बंगाल के गवर्नर थे उनके अधीन कर दिया गया था, राइट। तो उस प्रेसिडेंसी के अंदर बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज को सब ऑर्डिनेट कर दिया गया था। अब इस एक्ट के थ्रू, 1861 के एक्ट के थ्रू, उसको डिसेंट्रलाइज किया गया, यानी कि जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज थी उनको पावर दे दी गई कि आप अपनी लेजिस्लेचर अपने हिसाब से चलाओ, ठीक है। देन द पावर ऑफ द ऑर्डिनेंस गिवन टू द गवर्नर जनरल, जस्ट अ मिनट,
द पावर ऑफ ऑर्डिनेंस गिवन टू द गवर्नर जनरल गेव हिम एब्सोल्यूट पावर, कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं और जो उनके काउंसिल के जो डिसीजंस हैं उनको ओवर रूल कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए ये स्टेटमेंट कही गई थी। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 अबोलिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड। सेकेंड स्टेटमेंट है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द ब्रिटिश पार्लियामेंट अबोलिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल टुगेदर एंड अंडरटुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलिंग इंडिया डायरेक्टली। तो आपको ये बताना है कि कौन इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं, राइट। तो ऑप्शंस क्या है हमारे पास, या तो सिर्फ एक स्टेटमेंट सही होगा या दोनों स्टेटमेंट सही होंगे। तो इसका आंसर की हम बात करें तो काफ़ी इजी आंसर है। पहला स्टेटमेंट हम सबको पता है कि ये गलत है, क्यों, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी वो 1813 एक्ट के थ्रू ख़त्म की गई थी, ना कि 1853, राइट। एंड द सेकंड स्टेटमेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया गया था, ठीक है, और अंडरटुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलिंग इंडियन डायरेक्टली। मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो इंडिया को एडमिनिस्टर कर रही थी, उसको ख़त्म कर दिया गया था। और अब यहाँ की जो भी पोजेशन थी वो किसके अंडर चली गई थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर चली गई थी, और वहाँ से डायरेक्टली रूल किया जा रहा था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। So our next question is, which one of the following is the principal feature of Government of India Act 1919? So statements क्या कहती है कि it introduced the diarchy in the executive government in the provinces, introduction of separate communal electorate for Muslims, devolution of legislative authority by the center to the provinces. तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर सेलेक्ट करने हैं। तो जो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड है वो करेक्ट हो जाएंगे और स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है, क्योंकि सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स वाज एडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, राइट। तो 1919 के एक्ट में इसे ऐड नहीं किया गया था, ये ऑलरेडी 1909 के एक्ट में इंक्लूड कर दिया गया था। तो अब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात कर लेते हैं। So in the Government of India Act 1919, there is basically the government relaxed the central control over the provinces by demarcating and separating the central and provincial subjects. So basically हम कर क्या रहे थे कि हमने सेंट्रल सब्जेक्ट्स को, पहले तो सेंटर और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को अलग अलग कर लिया, ठीक है, एंड देन फर्दर हमने प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को फिर से क्लासीफाई किया दो के अंदर। एक थे आपके ट्रांसफ़र सब्जेक्ट और दूसरे से रिजर्व सब्जेक्ट, राइट। अब हम यहाँ पे ट्रांसफ़र सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट्स में क्या डिफरेंस था उसको समझ लेते हैं। तो बेसिकली जो आपके ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स थे, they were to be administered by the governor with the aid of ministers, and those ministers were responsible to the legislative council of the provinces, right। किसके लिए responsible होंगे, to the legislative council of the provinces, right। और उधर ही हम जब रिज़र्व सब्जेक्ट की बात करते हैं तो जो रिज़र्व सब्जेक्ट को एडमिनिस्टर कर रहे थे गवर्नर, उनके हेल्प के लिए जो मिनिस्टर्स थे, they were not responsible टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द प्रोविंसेस। सो ये डिफरेंस था दोनों के बीच में कि दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द प्रोविंसेस एंड दे वर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द प्रोविंसेस। तो ये डिफरेंस था रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स के बीच में, राइट। देन उसके बाद हमने देखा कि हमने डायरकी इंट्रोड्यूस की, ऑफकोर्स क्योंकि दो और गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, सेंटर के अंदर अलग है, प्रोविंसेस के अंदर अलग है। देन यहाँ पे बाई कैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि दो हाउस बना दिए गए थे, और एक होगा आपका अपर हाउस और दूसरा सा लोअर हाउस। अपर हाउस यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोअर हाउस यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली। और इनके जो मेंबर्स थे उनका जो इलेक्शन था वो भी डायरेक्ट इलेक्शन होता था, राइट। majority of the member of the both the houses were chosen by the direct election। और यहाँ पे बेसिकली जो आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वाइसराय के अंदर, उसमें टोटल 6 मेंबर होते थे। इसमें से 3 मेंबर का इंडियन होना कंपलसरी कर दिया गया था अंडर द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, राइट। तो आई होप ये एक्ट आपको अब क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली 2 लिस्ट दी गई है आपको, एक में एक्ट्स है और दूसरे में उनसे रिलेटेड प्रोविजंस है। तो आपको मैच करके बताना है कि कौन सा एक्ट कौन से प्रोविजन के साथ मैच करता है, राइट। सो ये जो क्वेश्चन है ना बेसिकली कंक्लूडिंग क्वेश्चन है जो भी हमने अभी तक इस वीडियो में पढ़ा है, ताकि हम एक बार चेक कर ले हमें कितना याद हुआ, राइट।
तो देखो आपका चार्टर एक्ट 1813, तो हमने क्या बात की थी कि चार्टर एक्ट 1813 के अंदर जो कंपनी की ट्रेड मोनोपोली थी उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया था, राइट। इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड की तरह से, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि हम अपने ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं और क्वेश्चन को कैसे ईजिली टैकल कर सकते हैं, राइट। तो ये है हमारा चार्टर एक्ट 1813, और हमने क्या बोला कि हमने पढ़ा था चार्टर एक्ट में कि इसको चार्टर एक्ट 1813 में कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको ख़त्म कर दिया गया था। नेक्स्ट आता है एक्ट ऑफ 1858। तो 1858 के एक्ट में क्या देखा था हमने कि इसके अंदर पावर को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो द पावर टू गवर्न वाज ट्रांसफर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। तो ये तो सामने सामने हो जाएगा। तो अब देखो कि ए का 2 और सी का 3 कहाँ मिलता है आपको, कौन से ऑप्शन में। तो हमने देखा कि ए का 2 हमें मिल गया यहाँ और सी का 3 हमें मिल गया यहाँ, राइट। तो ये तो ऐसे ही हो गया, इजी क्वेश्चन था। अगर बाकी आपको देखना हो तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे हमें एक पता चल गया कि ए का 2 है, तो आप ये देखो कि हमारे सारे ऑप्शन में से कितने ऑप्शन मैच कर रहे हैं कि ए का 2 है। तो ए का 2 इस ऑप्शन में था और इस ऑप्शन में था, ए और सी में। तो बाकी दोनों ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए थे। तो हमारे पास क्या बचे, 2 ऑप्शन बचे। फिर हमें एक और ईजी सा पता था कि 1858 में पावर को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो अब हमने देखा कि सी का 3 कहाँ से है, तो हमने अपना ऑप्शन देखा ए और सी। अब इन दोनों ऑप्शन ने चेक किया कि सी का 3 किसके साथ मैच कर रहा है। तो सी का 3 हमें मिल गया ए वाले ऑप्शन में, राइट। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ए का 3। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो ये कुछ एक्सप्लेनेशन थी जो आपको मिल जाएगी PDF के अंदर। बाकी हम ऑलरेडी इनके बारे में बात कर चुके हैं प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस में, तो इसको मैं डिस्कस नहीं कर रही यहाँ। आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम पेज, टेलीग्राम पेज और फेसबुक पेज पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।